गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत नेताजी का चश्मा पाठ का कुछ अंश पढ़ेंगे। कल हमने नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश के बारे में पढ़ा। आज हम इस पाठ का कुछ अंश पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ में लेखक ने एक हालदार साहब के माध्यम से समाज में जो व्याप्त अनैतिकता है उसको व्यक्त करना चाहा है। स्वयं प्रकाश जी ने हालदार साहब के माध्यम से ये बताना चाहा है कि जिस तरह से हालदार साहब के मन में अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति और अपने देश के क्रांतिकारियों अर्थात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति दया का भाव है, यदि इसी तरह का दया और सम्मान दोनों का भाव है, यदि इसी तरह सबके मन में हो तो समाज में एक नई क्रांति आ सकती है। फिर भी हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि ईश्वर सब दरवाजे बंद कर देता है तो कोई एक न एक दरवाजा तो खुला रखता ही है जिसके द्वारा हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह ऐसा नहीं है कि सबके मन में इस तरह के भाव जागृत हो गए हों, किसी के प्रति सम्मान ना हो, किसी के प्रति आदर ना हो, या हमारे सेनानियों का के साथ दुर्व्यवहार करते हों, पर सभी नहीं है। कुछ ना कुछ आज भी उनको एक ईश्वर की तरह, अपना जीवन रक्षक की तरह पूजते हैं। उसी नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से हम आपको बताना चाहिए, इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। ओपन एयर सिनेमाघर अर्थात बिना छत का सिनेमाघर। कम से मतलब सुंदर, खटकती मतलब बुरी लगती है। फ्रेम का मतलब ढांचा, चेंज का मतलब बदलना, चौखट का मतलब फ्रेम, आहत का अर्थ है दुखी। अर्थात हालदार साहब को हर 15 महीने में एक कस्बे में से गुजरना पड़ता था। कस्बा भी बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके या बहुत विकसित है ना नगर कहा जा सके, ऐसा भी नहीं था। हाँ, कुछ मकान पक्के थे, वहां एक बाजार था, कस्बे में लड़कों का एक स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना भी था, 2 ओपन एयर सिनेमाघर थे और एक नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी इसलिए कुछ ना कुछ काम होता रहता था। कहीं नगरपालिका ने सड़कें पक्की करवा दी, तो कहीं नालियां सही करवा दी, कहीं कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इस तरह से नगरपालिका के उत्साही बोर्ड द्वारा कोई ना कोई कार्य किए जाते थे। इसी नगरपालिका के उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, अर्थात बल्कि उस कस्बे के ही एक छोटे से हिस्से के बारे में दी गई। एक कस्बा तो छोटा था ही, उसका भी एक छोटा सा हिस्सा वो चौराहा और उस पर लगी हुई प्रतिमा। बच्चों, आप अक्सर देखते होंगे चौराहों पर किसी न किसी महापुरुष की, किसी न किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, किसी न किसी देवी देवता की प्रतिमा लगी रहती है। उसका क्या कारण होता है? एक तो पहला कारण ये होता है कि उस प्रतिमा के लगने से उस क्षेत्र के वासियों को उस नाम से पहचाना जा सकता है, उनकी पहचान बनती है। यदि हम पूरे शहर में जाएं और कोई भी चौराहा, कोई भी गलियां, कोई भी नगरों के नाम ना हो तो हम लोगों के घरों तक कैसे पहुंच पाएंगे? सिर्फ मकान नंबर ही हो तो लोगों को पहुंचने में बहुत दिक्कत है। जगह जगह चौराहे होते हैं, चौराहे के ऊपर प्रतिमा लगी होती है
उस क्षेत्र विशेष को उसके ही नाम से जाना जाता है। लोगों को अपना परिचय भी उसी के अनुसार देते हैं। हम प्रताप नगर में हैं, प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है, उसके साथ ही हम उस गली में रहते हैं, गली नंबर 5 है, सत्यनारायण भगवान का मंदिर है। इस तरह से करके ये एक पहचान के लिए प्रतिमा लगवाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी, क्योंकि एक ही चौराहा था उस कस्बे में, कस्बा छोटा था, एक ही चौराहा था, इसलिए उस पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। अब जब भी हवलदार साहब वहां से निकलते थे, देखते थे कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के ऊपर एक रियल चश्मा लगा हुआ है। वो मन ही मन सोचते थे कि आखिर में ये मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है, पर इसमें चश्मा रियल क्यों लगा हुआ है। वे अक्सर वहां रुकते थे, एक पान वाले की दुकान पर पान खाते थे, तो उनका मन हुआ क्यों ना मैं पूछूं इससे कि ये प्रतिमा तो संगमरमर की बनी हुई है, लेकिन ये चश्मा रियल क्यों लगा हुआ है। इसके बारे में उनकी जब जिज्ञासा बहुत अधिक बढ़ गई तो उन्होंने पूछ ही लिया। हाँ, आगे देखिए, पूरी बात तो अब नहीं पता, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह में लग गया। अर्थात प्रतिमा लगाने का निश्चय तो बहुत पहले कर लिया गया होगा, लेकिन जितना प्रतिमा लगाने में खर्चा आता है वो खर्चा शायद सरकारी खजाने से नहीं आया होगा। तो प्रतिमा को कैसे लगाया जाए, कई बार पत्र भी भेजे गए होंगे कि पूरा खर्चा भेजा जाए तब उस प्रतिमा को लगाया जाए, लेकिन फिर भी है ना वो खर्चा नहीं आया होगा और प्रतिमा लगाने की आखिरी डेट भी आ गई होगी। तो हो न हो जितने भी पैसे होंगे नगर पालिका ने उतने ही पैसे में प्रतिमा लगाने का निश्चय कर लिया होगा, लेकिन अब इतने जल्दी प्रतिमा को बनाए, इसके लिए उस कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर थे जिनका काल्पनिक नाम है मोतीलाल जी। उनको यह काम सौंप दिया गया और जिन्होंने ये हामी भी भर ली कि महीने भर में वो इस प्रतिमा को बनाकर तैयार कर देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं वेस्ट। आप देखते हैं हमारे फोटो में भी जो भाग दिख रहा है, इससे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको वस्ट कहा जाता है। वस्ट का अर्थ होता है कि उस प्रतिमा का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, आप देखते हैं जब भी पासपोर्ट साइज फोटो होती है ना, उसमें उतना ही छाती से ऊपर का हिस्सा है, वही है ना पासपोर्ट साइज कहा जाता है। उतनी ही प्रतिमा चौराहों पर लगाई हुई होती है, कोई कोई प्रतिमा खड़ी भी लगाई हुई होती है, लेकिन वहां पर वो प्रतिमा इतनी ही बड़ी लगाई हुई थी और जिसे वस्ट कहा जाता है। प्रतिमा सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन भी। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। हवलदार साहब के मन में जैसे ही वो मूर्ति को देखते थे ये विचार आ जाता था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा या दिल्ली चलो। तो उनकी मूर्ति देखते ही उनके मन में भी ये विचार आ जाता था। इस दृष्टि से वह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी और जो उन्हें खटकती रहती थी कि नेताजी की आंखों पर जो चश्मा लगा हुआ था वह चश्मा सामान्य नहीं था, सचमुच का ही चौड़े फ्रेम वाला काला चौड़े फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था। हवलदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित कर लिया था कि ये चश्मा किस तरह का लगा हुआ है। उन्होंने उसे देखकर कौतुक भरी मुस्कान भी दी थी। कौतुक भरी मतलब आश्चर्यजनक कि अरे मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है और इस पे चश्मा रियल लगा हुआ है। फिर भी उन्होंने सोचा अरे भाई आइडिया अच्छा है, लगता है कि किसी कारणवश नगर पालिका ने ये अपना जिम्मा अपने हाथ ले लिया होगा।
जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अब वो सोचते सोचते ये सोच रहे थे कि पहले चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और तार के फ्रेम वाला ये गोल चश्मा है। उनका कौतुक और भी बढ़ता, आश्चर्य और भी बढ़ता जा रहा था कि अरे भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती है, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। इसलिए लगता कि इसका चश्मा ही बदल दिया जाता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब उनके मन का कौतूहल दुर्दमनीय मतलब दबाने योग्य नहीं रहा, बार बार इस चीज को देखते तो उनके मन में ये जिज्ञासा बलवती होने लगी कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो ये सोचकर उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि यह, अरे भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है, कैसे होता है ऐसे। पान वाले ने मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा, खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और लाल लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने बताया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अभी नहीं समझे। अब क्योंकि पान वाला था, उसने अपनी भाषा में समझाया। मानो कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक माने ग्राहक, कोई खरीदने वाला आ गया और उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो वो मूर्ति वाला चश्मा तो उस ग्राहक को दे देता था और उस पर दूसरा चश्मा लगा देता था। अब हवलदार साहब को की बात कुछ समझ में आ गई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की गैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, अर्थात उसके दिल को आहत करती है। इसलिए उसने ऐसा लगता है उसको कि जैसे नेताजी को देखने में असुविधा हो रही, क्योंकि सदैव नेताजी की मूर्ति चश्मे वाले ही दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे नेताजी की मूर्ति को असुविधा हो रही हो देखने में, इसलिए वो उनको चश्मा लगा देता है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से कुछ गिने चुने फ्रेम ही होते हैं, उन्हीं में से एक चश्मा वो नेताजी को लगा देता था। लेकिन अब कोई ग्राहक आता है और उसे ही फ्रेम की दरकार होती है, जैसी मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन उसको फ्रेम वाला चश्मा दे देता है। नेताजी से क्षमा मांगते हुए, ऐसे नहीं उतारता है, नेताजी से क्षमा मांग लेता है और उसको दूसरा चश्मा लगा देता है और वो चश्मा उतार देता है। बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह, क्या खूब आइडिया। इस तरह से हवलदार साहब उसकी बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। धन्यवाद।